नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में बहस उठ रही है कि एक ऐसे मुद्दे पर जो कि संसद की जो सूरत है वो कैसी हो, इस पर हो रही है बहस ये हो रही है कि राज्यसभा का महत्व क्या है। कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जिस तरह से कुछ जरूरी बिल राज्यसभा में रुके हुए हैं, ऐसे में ट्रेनी ऑफ द अनइलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका इशारा राज्यसभा की तरफ से था, यानी कि जो सदस्य जनता के जरिए सीधे तौर पर नहीं चुने गए वो लोकसभा में पास हो चुके बिलों का रास्ता रोक रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों के रास्ते में रुकावट आ रही है। इसके बाद बीजेडी के नेता जय पांडा ने भी राज्यसभा के वीटो अधिकार को लेकर सवाल उठाए हैं। कई तरफ से और भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यह भी बात हो रही है कि क्या राज्यसभा को फिर से परिभाषित किए जाने की जरूरत है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि भारत जैसी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राज्यसभा का महत्व क्या है और आखिर इसका इतिहास क्या रहा, किस तरह से किस पैटर्न पे राज्यसभा को परिभाषित किया गया, उसका निर्माण हुआ और आखिर किस तरह से सदस्य चुनकर आते हैं और क्यों अगर डायरेक्टली इलेक्टेड भी ना सही तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही माने जाएंगे, निर्वाचित ही माने जाएंगे राज्यसभा के सदस्य। मेरे साथ तमाम तजुर्बेकार वो राजनीतिक दलों के लोग मौजूद हैं जिन्होंने सियासत को अपनी आंखों के सामने से होते हुए गुजरते देखा है। नीलोत्पल बसु मेरे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं सीपीआईएम के। दूसरे खास मेहमान आर.के. सिन्हा है मेरे साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से बीजेपी के, बिहार से आते हैं। और इसके अलावा दो और खास मेहमान मौजूद होंगे। मोहम्मद अदीब होंगे मेरे साथ, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं पहले, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं मीम अफजल साहब, वो भी जल्द मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आर.के. सिन्हा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि आखिर ये कहने की जरूरत कैसे आन पड़ी कि राज्यसभा के महत्व पर ही सवाल उठ गया। क्यों ये लगता है सत्तारूढ़ दल को कि अनइलेक्टेड हैं राज्यसभा के मेंबर्स? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राज्यसभा के मेंबर भी अपरोक्ष रूप से तो इलेक्टेड है ही हैं। कुछ इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा, लेकिन बाकी तो सारे राज्य के विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके ही आते हैं। प्रश्न उस पर नहीं है। प्रश्न इस पर है कि जो निचला सदन है, लोकसभा है, जिसको कि आम जनता चुन के अपने नुमाइंदे भेजती है, उसके द्वारा पारित बिलों को राज्यसभा में किसी न किसी बहाने अटका के रखा जाना उचित है या नहीं। यानी कि बात ये हो रही है कि जिसको खुद अरुण जेटली साहब ने भी ये कहा था कि जो राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट है, यानी कि रुकावट डालने का, विघ्न डालने का को जो एक अधिकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दरअसल दिक्कत की वजह है। नीलोत्पल बसु जी, क्या आप ये मानते हैं वाकई कि राज्यसभा का महत्व अपनी जगह है और राज्यसभा को जिस तरह खासकर विपक्ष में बैठे हुए लोग इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है? देखिए, एक तो अभी सत्ताधारी जो दल है उनका संविधान के बारे में समझदारी, संविधान निर्माण के इतिहास अजीब है। और जो ये 26 तारीख नवंबर को उन्होंने घोषणा दे दिया कि संविधान निर्माण दिवस के तौर पे इसको मनाया जाएगा हमेशा, तो उससे ही बात पता चलता है, क्योंकि संविधान के बारे में श्रद्धा ये मुल्क में थी और संविधान जो धर्मनिरपेक्ष एक लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित किया है, उसके बारे में किसी पार्टी का कोई सोच में, कोई कदर में कोई कमी है ऐसा तो हम मानते नहीं। तो लेकिन वो अगर संविधान परिषद में जो चर्चा हुई थी और जिस चर्चा और बहस के पश्चात ये प्रावधान बनी थी, उसके अंदर जाते तो इस किस्म का उठपटांग बात ना करते। पहली बात तो सिन्हा साहब ये बोल रहे थे, ये तो कम से कम चलो उन्होंने मान लिया है कि ये कोई अनिर्वाचित लोगों का कोई समूह नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी इलेक्टेड लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली और डायरेक्टली में फर्क क्या है? चुनाव करने का पद्धति अलग अलग है। एक सीधा लोग वोट देते हैं, एक चुने हुए लोग आपको चुनते हैं। तो इसीलिए ये कम से कम जो मान लिया है तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा बात है कि कल्पना क्या था संविधान निर्माताओं की? कल्पना ये थी हमारे देश इतना अनेकतापूर्ण है और अलग अलग धर्म है, जाति है, संस्कृति है,
तो इसमें हमें अवश्य एक दूसरी सदन रहना चाहिए। ब्रिटिश जो अपर हाउस है, इससे बुनियादी तौर पे राज्यसभा का भूमिका अलग है कि हम है काउंसिल का स्टेट। प्रदेशों के जो आशा आकांक्षाएं हैं उसको प्रतिबिंबित करने के लिए और हमारी देश में जो संघवाद का जो बुनियादी आधार है देश की संविधान का, उसको संरक्षण के लिए भी इस सदन का जरूरत है, ऐसा ही उन्होंने लेकिन अरुण जेटली साहब जो एग्जांपल दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटेन में किया गया, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसके अधिकारों को कम किया गया, जो कि भारतीय पैटर्न जो है वो भी ब्रिटिश पैटर्न पे ही आधारित है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए यहाँ पर? इसीलिए तो वो तो मानते ही नहीं है आरएसएस वाले। अब शुरू से अगर देखेंगे, ये देश में जो विविधता है वो हिंदुस्तान का आवाज उठाया, जबकि शुरू से ही हमारे देश के इतिहास में मतलब जो हम देखते हैं कि विविधता है, एक बहुतवादी एक सोच हमारे देश को एक रखा है। ये किसी का देन नहीं है, हमारे सभ्यता संस्कृति का जो विकास हुई है उससे ये बात बनी है और वो बात हमारे आधारशिला बन गया मुल्क का, राज्य का, संविधान का। तो उसमें जो फेडरल जरूरत है वो फेडरल जरूरत को एक कानून बनाने के सवाल पे, दूसरा दो सवाल जो संसद का होता है वो पूरा लोकसभा के साथ है, सरकार का गठन, सरकार को हटाना और बजट के बारे में निरंकुश लगभग क्षमता वो लोकसभा के साथ है। बिल्कुल, सिर्फ कानून के बारे में और संविधान संशोधन के बारे में दोनों सदन को एक बराबरी का जो दर्जा मिला हुआ है। आर.के. सिन्हा जी, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? नीलोत्पल जी जो कह रहे हैं उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो संविधान की जो समझ है सत्तारूढ़ दल को, उसके बारे में भी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, अब नीलोत्पल जी को टिप्पणी करने का अधिकार है, वरिष्ठ नेता हैं और वो उनकी कुछ व्यथाएं भी हैं, उनको व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं नीलोत्पल जी को ये बताना चाहता हूं कि संविधान की समझ जितनी उनको है उतनी सत्तारूढ़ दल को भी है, अरुण जेटली को भी है, हमारी पार्टी को भी है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, वैसे ही हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे और दोनों बाद में पहली कैबिनेट के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो ऐसी बात नहीं है कि संविधान की समझ कोई कमी या बेशी की बात है। बात यहाँ पर हो रही है कि राज्यसभा को क्या राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए या राज्यसभा को एक सार्थक बहस का मंच बनाना चाहिए। प्रश्न ये है, अभी मैं पिछले वर्ष जो कुछ भी हुआ उससे मैं काफी व्यथित हूं, दुखी हूं, क्योंकि राज्यसभा में सार्थक चर्चाएं बहुत कम हुई हैं और अनावश्यक विवाद और गतिरोध पैदा करने की कोशिश ज्यादा हुई है। तो इस चीज पर संसदीय लोकतंत्र में एक चीज पर तो सबको सहमति, आम सहमति तो बनानी ही पड़ेगी जी। खास करके राज्यसभा जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट है, सभी स्टेट के वरिष्ठ नेता इसमें आते हैं। कम से कम सार्थक बहस तो होनी ही चाहिए जी। बहस के बजाय अगर हम पारित बिलों के अवरोध करने में अपने समय को व्यर्थ जाया करते हैं। नहीं तो यानी सिन्हा साहब, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि राज्यसभा पर बुनियादी रूप से उसके ढांचे पर, उसकी सूरत शक्ल पर सवाल नहीं है, बल्कि किस तरह से उसको डील किया जा रहा है, किस तरह से फंक्शन हो रहा है, इस पर आपको समस्या है। मीर अफजल साहब ये बताइए, फिलहाल आर.के. सिन्हा ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी का अगर हम जिक्र करें, क्यों राजनीति का अखाड़ा बना दिया है राज्यसभा को आपने? देखिए, बुनियादी बात यह है कि दोनों हाउसेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या हैसियत दी है
उसके बारे में नीलोपत जी ने काफी कुछ कह दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मेरा कहना यह है कि जिस चीज को मैं ये देख रहा हूं कि जब से सरकार आई है, बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के ये दूसरों से भिन्न दिखाई देने का एक अमल है इनका, और ये चाहते हैं कि ये अपनी आइडियोलॉजी के बारे में ये देश को दिखाएं कि वो कुछ अलग से सोचते हैं, चाहे वो एक्सेप्टेड हो या ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भी जो बहस हुई, उसके लिए जो तरीका इख्तियार किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम लेकर के आज जो हुआ, उस पर हमारी सहमति थी। लेकिन आपने बहस के दौरान देखा कि बहस शुरू कहां से हुई और उसका इनिशिएट कैसे किया गया, और प्रधानमंत्री ने जब पूरी बहस लोगों की सुन ली तो उसके बाद उसका इख्तिताम, यानी उसका जो कहना चाहिए आखिरी जो उन्होंने जवाब दिया, वो कितना मुख्तलिफ था। तो इसी तरह से मुझे हैरत होती है। देखिए, मैं सिर्फ इस बात को नहीं कह रहा हूं कि राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन तो करती है, और वो लोग भी इलेक्टेड हैं। ये अलग बात है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। कल आप ये सवाल उठा सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए लोगों के साथ। देखिए, सिस्टम ऐसा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश नहीं है जिसने बहुत तरक्की कर ली है। कुछ चीजों की हमारे यहाँ कमी है, एजुकेशन की कमी है। आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकसभा के अंदर जहां बहुत सारे अच्छे लोग चुन करके आते हैं, वहां कम पढ़े लिखे गरीब तबके से भी लोग आए हैं। अब थोड़ी कमी हो गई है उसमें, लेकिन आए हैं। और जाहिर है कि उनकी सोच और उनका जो पूरा जहन होता है, इसका जो सांचा है, वो कानून बनाने के लिए, मैं बहुत दावे के साथ, चूंकि मैं भी राज्यसभा में रहा हूं, जी, मैं ये कह सकता हूं कि शायद 10% या 15% से ज्यादा मेंबर्स दोनों हाउसेज में होते हैं, मतलब राज्यसभा में निस्बतन ज्यादा होते हैं। नहीं मीर अफजल साहब, सवाल ये उठता है कि अगर कानून की और मीर अफजल साहब, अगर ये बुनियादी सवाल हटा भी दिया जाए, इलेक्टेड या अनइलेक्टेड वाला, माफ कीजिएगा, तो सवाल ये उठ रहा है कि इतने भारी मैंडेट की सरकार, इतने सालों में एक सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है, इतना अच्छा बहुमत मिला, अगर वो रिफॉर्म्स के काम करना चाहते हैं, अगर वो आर्थिक सुधार जिसके लिए उन्हें वोट मिला है वो करना चाहते हैं, तो क्यों जो है कांग्रेस पार्टी दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर राज्यसभा में उनका रास्ता रोक रही है? देखिए, रास्ता रोकने की बात नहीं है। संविधान ने जो इख्तियारात अपोजिशन को दिए हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात से मैं, जो हमारे बीजेपी के यहाँ वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने ये कहा कि इसको सियासत का अखाड़ा बनाने की बजाय लगना चाहिए कि राज्यसभा के अंदर जब लोग आ रहे हैं तो उनकी सहनशीलता, उनका स्टेटस, उनके बात करने का ढंग, उनकी तालीम, उनका एक सिस्टम को समझने का जो अनुभव है, वो यकीनन होना चाहिए। और शोर शराबा, मैं समझता हूं कि ये, लेकिन इसको दूसरे तरीकों से हल किया जा सकता है। नहीं साहब, इसके अलावा अरुण जेटली साहब ये भी कह रहे हैं कि जो मेथोडोलॉजी है वो फास्ट ट्रैक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो झगड़े हैं, उनको हल करने के लिए। ऐसा ना हो कि पिछला सेशन जो है भेंट चढ़ गया। हालांकि अभी हम जानते हैं कि इस सेशन में, इस वक्त भी जब हम बहस कर रहे हैं, तब भी जो है बातचीत हो रही है। जीएसटी को लेकर भी तमाम दलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो मेथोडोलॉजी है, जो तरीका है, वो क्विक होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। क्या हर्ज है इसमें? देखिए, मैं तो बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं। मेथोडोलॉजी जो है उसको तो आपने सही करना ही करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, राज्यसभा में भी 0 आवर हुआ करता था जब हम पार्लियामेंट के मेंबर थे, उस वक्त होता था। उसके बाद किशनकांत जी जब आए तो उन्होंने कोशिश की और कहा कि नहीं, राज्यसभा में 0 आवर में जो शोर शराबा होता है वो राज्यसभा के नहीं करता है, राज्यसभा में लोगों को नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक संवाद किया और लोगों से बातचीत की, और वो 0 आवर खत्म करके, और वो नोटिस देने के बाद बाकायदा एक जो स्पेशल मेंशन का तरीका इख्तियार किया गया। तो ऐसा नहीं है, अगर वो संवाद करके, देखिए अब तक सरकार का क्या था, मैं आपको इसी की मिसाल देता हूं। 18 महीने तकरीबन सरकार को हो गए। पहली बार मेन अपोजिशन के लीडर से प्रधानमंत्री की 1-to-1 मुलाकात हुई। तो अगर ये संवाद वो शुरू से ही रखते तो शायद उनको वो दिक्कत नहीं आती। जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। मतलब ये बताइए कि सिर्फ ये रूलिंग पार्टी की बात नहीं, माफ कीजिएगा, वापस आती हूँ आपकी तरफ। नहीं कर सकते। इसके अलावा जस्टिस केटी थॉमस ने भी ये कहा है कि रीथिंक करने की, दोबारा सोचने की जरूरत पड़ गई है कि जो रेलेवेंस है
अपर हाउस का, उस पर ध्यान दिया जाए। जय पांडा कह रहे हैं, बीजेडी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि जो वीटो करने का अधिकार है लेजिस्लेटिव बिजनेस पर, खासकर राज्यसभा का, उस पर दोबारा सोचा जाना चाहिए। इसको उन्होंने न्यू पॉलिटिक्स कहा है और ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसमें सुधार भी लाने की जरूरत है इसी मुद्दे पर। देखिए, सवाल है जय पांडा के बारे में जितना कम हम बोले वो मौजूद भी नहीं है। ये जो क्षेत्रीय पार्टी के प्रतिनिधि होते हुए ये तो कॉर्पोरेट का आवाज उठा रहे हैं। सिन्हा साहब बात कर रहे थे तो हम 12 साल थे, तो इसमें बहुत सारे टाइम अरुण जेटली जी भी हमारी सहयोगी के तौर पे सदन के सदस्य थे, तो इसीलिए अरुण जेटली का ये जो बात का जवाब अरुण जेटली ही दे सकता है। जब विरोधी सीट पे वो बैठते थे, वो जो बात किए थे उससे, तो इसीलिए अभी तुरंत वो एक मेजॉरिटी मिला है, वो सरकार में आए हैं, तो इसीलिए गतिरोध नहीं करना होगा। तो ये तो वास्तविकता है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी है। नहीं तो मैंडेट तो उन्हें काम करने के लिए मिला है, लेकिन वही काम विपक्षी दल कल को उनसे जवाबदेही मैंडेट तो ये संविधान के तहत मिला है ना, कि अरुण जेटली अचानक वित्त मंत्री होने के बाद या सदन के नेता होने के बाद उसको याद आया कि वो मैंडेट उसको मिला है, तो मैंडेट तो संविधान के मुताबिक मिला है। तो संविधान के अंदर तो राज्यसभा जो वर्तमान शक्ल में है उसी को लेके ही तो संविधान है, उसको तो बाहर निकाल के संविधान नहीं है। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो बार बार बात हो रही है, इसमें आप ये बताइए गलत बात है कि आपका ग्रेट ब्रिटेन का विविधता, नहीं कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर में डिफरेंस है कि वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पहले जो कानून तैयार करने के लिए जो भूमिकाएं थी वो कट कर दिया गया, लेकिन तो वो तो शुरू से ही है। अब जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कभी भी वित्तीय जो मामला है उसमें चर्चा नहीं कर सकते थे, इवन ये सुधार के पहले भी, लेकिन राज्यसभा में ये भूमिका है और अभी स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद तो और ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो अंग्रेज परख उनका नीति रहा ना, आजादी के आंदोलन में भी आरएसएस उन्हीं के पीछा किया, और अभी भी वो अंग्रेजों का जो भूत उनका सर से उतर नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये भी तो नया उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि एक लेजिस्लेशन को 3 बार अध्यादेश लाना, तो फिर बिहार का चुनाव को देखते हुए पीछे हट गया। तो देखिए, एक देश इतना बड़ा है, इतना विविधताएं हैं, वहां पे कानून बनाने का जो सवाल है, आप चाहे आपके पास बहुमत हो या ना हो, उसके अंदर एक सहमति पैदा करने का कोशिश हो। तो फिलहाल जो कोशिश हो रही है, उनका दिमाग में ये बात आ गया था कि हमें बहुमत मिला है, इसीलिए जो मर्जी जैसे मर्जी हम करेंगे। चलिए फिलहाल कोशिश तो नजर आ रही है सरकार की तरफ से, और लगता है कि जीएसटी पर रास्ता भी साफ हो रहा है। आर के सिन्हा जी, अगर इतिहास में जाने की कोशिश करें तो किस तरह से राज्यसभा बनी, ये भी बहुत दिलचस्प बात है। अगर आजादी से पहले का हम जिक्र करें तो जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था, वो जिसको लेकर बाद में राज्यसभा बनी, उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन था वो प्रिंसली इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जिनको अब राज्य हम कह सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरा जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, उसकी कहीं ना कहीं आत्मा के तौर पर राज्यसभा मौजूद है। ऐसे में आपको लगता है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से सवाल उठना, इसके अलावा मैंने कहा 2 और मुख्य आवाजें, जय पांडा हालांकि खुद वो क्षेत्रीय दल है, खुद एक उड़ीसा से आते हैं, उसके बावजूद भी, इसके अलावा जज साहिबान भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये जायज है, क्या इस पे बात होनी चाहिए वाकई? देखिए, संसद तो होता ही है वाद विवाद और संवाद के लिए। सबों को अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार होता है, उस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं, उस पर विवाद होता है, और फिर आम सहमति से कोई भी काम होता है। सर्वानुमति बने तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुमत से काम होता है। तो ये अगर कोई सवाल जय पंडा जी ने उठाया है या किसी बात पर माननीय अरुण जेटली जी ने शंका व्यक्त की है, तो उस पर खुले मन से विचार करने में क्या हर्ज है? ये बात तो सही है कि हमारा जो भी संविधान है और जो हमने संसद का गठन किया,
वो ब्रिटिश मॉडल का बहुत बड़ा हमने कॉपी किया है। हमने उसको आज हम 60-65 वर्ष तक उसको आजमा चुके हैं। ये बहुत लंबा काल होता है। इस काल में कितने संविधान में संशोधन आ चुके हैं। तो अगर अरुण जेटली जी ने इस पे विचार करने की बात कही है तो इसमें नीलोत्पल दा को कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि विचार होना चाहिए, लेकिन एक और बात सोचना चाहिए। इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं कि सवाल ये भी उठ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरह से सेनेट में होता है कि जो यूनियंस हैं अलग अलग, उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। 2 मेंबर्स जो हैं वो हर स्टेट से यूएस के अपर हाउस में जाते हैं अमेरिका के। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश पैटर्न पे, हालांकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन ये समय आ गया है कि हम उनकी बात न करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दें तमाम राज्यों को अपने? क्या ये तरीका सही रहेगा? क्योंकि अगर बहस हो रही है, अगर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग अलाउड, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। नहीं आरफा जी, देखिए प्रश्न ये है कि भारत में सभी राज्यों की समस्याएं अलग हैं, भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, आबादी अलग है। तो हम उसको बिल्कुल किसी भी मॉडल को, चाहे वो ब्रिटिश मॉडल हो या यूएस मॉडल हो या स्विस मॉडल हो, कॉपी नहीं कर सकते। हमको उसको बहुत सार्थक ढंग से विश्लेषण करके विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आबादी के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं होता है तो उसके बहुत ही कुछ गलत परिणाम भी निकल सकते हैं। अब एक मान लीजिए उत्तराखंड बना है जी, समय का और एक उत्तर प्रदेश है, तो एक गलतफहमी नहीं, ये सेनेट वाला, यूएस सेनेट का जो जिक्र हो रहा है, वही मैं बोल रहा कि यूएस के तो साथ तुलना इसलिए नहीं हो सकता है कि वहां पे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है। बिल्कुल, वहां पे जो सेनेट और हाउस कमिटीज है वो ऑल पावरफुल है, वो मतलब मैंडेटरी है सरकार के ऊपर। क्योंकि वहां पे जो ऑफिशियल्स है वो ऑफिशियल्स भी इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, ना कांग्रेस का ना सीनेट का। तो इसीलिए वहां पे दूसरा सिस्टम है और हमारे यहाँ पे अलग है। नहीं, मैं ये साफ शब्दों में मैं बोलना चाहता हूँ, सिन्हा जी का कोई गलतफहमी है कि हमने कॉपी किया है। जरूर कुछ फीचर्स जो पूरे दुनिया में एक जैसे हैं उसको हम इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत सारी जगह में, और ये सब बात आई है संविधान परिषद के जो चर्चा और बहस में, क्यों हम अंग्रेजों की कॉपी नहीं करेंगे, क्यों कुछ एक जगह में हमें अलग रुख अपनाना चाहिए, ये तमाम बहुत। चलिए माफ कीजिएगा, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खुद ये कह चुके हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में उनका विश्वास है। तो जाहिर है जो संघीय ढांचा है भारत का न सिर्फ उसमें विश्वास है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि पूरी टीम बना के जो है राज्यों की, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उन्होंने जिक्र किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं। जय पांडा कह रहे हैं कि वीटो का अधिकार नहीं होना चाहिए। बार बार बात ये हो रही है कि क्या शक्ल बदल देनी चाहिए। इनडायरेक्टली जो चुने जाते हैं लीडर्स, सदस्य, उनको जो है कुछ लोग अनइलेक्टेड भी कह रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बहस और सवाल जो है अभी ताजा है। देखते हैं कि कब इनके जवाब मिलते हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।